हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में से जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं उनमें धातुएं तथा अधातुएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। अधिकतर जो केमिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो वे अम्ल क्षारों से पूछे जाते हैं या वे रेडियो धर्मिता से पूछे जाते हैं या धातु से पूछे जाते हैं, ईंधन से पूछे जाते हैं। तो पूरी केमिस्ट्री में से कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो उनमें से धातु यानी कि मेटल्स तथा अधातु नॉन मेटल्स महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं। यानी कि प्रत्येक एग्जाम में धातु से रिलेटेड तथा अधातु से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आया ही रहता है। तो अब जानते हैं धातु यानी कि मेटल्स क्या होते हैं। तो धातु यानी मेटल्स यानी कि जो तत्व, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनते हैं, उन्हें धातु यानी कि मेटल्स कहा जाता है। धातुओं के कुछ गुण होते हैं, धातुओं की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये प्रॉपर्टीज है जो आए दिन एग्जाम में आती रहती है। तो धातु आघात वर्धनीय होती है यानी कि मेलेबल होती है, यानी कि धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। यानी कि इनको हथौड़े से पीटने पर ये नहीं टूटती बल्कि इनकी पतली चादरें बनाई जा सकती है। और धातुएं तन्य होती है, धातुएं तन्य होती है यानी कि इनको पीट कर पतले तार बनाए जा सकते हैं, इनको पीट पीट कर पतले तार बनाए जा सकते हैं। यानी कि अगर चांदी की बात करें, चांदी की बात करें तो 100 मिलीग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है धातुओं से। यानी कि ये आघातवर्धन है, मेलेबल तथा तन्य होती है। धातुएं उष्मा तथा विद्युत की गुण कंडक्टर होती है, गुण संचालक या सुचालक होती है। तो धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, गुण कंडक्टर होती है। यानी कि इनमें धारा यानी कि करंट यानी कि बिजली प्रवाहित की जा सकती है। यानी कि इनमें भी सबसे जो गुण सुचालक यानी कि जो सर्वोत्तम चालक होता है वो चांदी होता है। यानी कि चांदी क्या होता है? सर्वोत्तम सुचालक होता है। धातुओं की जो विद्युत चालकता होती है उनका घटता क्रम है चांदी में सबसे महत्वपूर्ण होता है धातुओं में। यानी कि ये गुण कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का यानी कि जो सबसे अच्छी धारा प्रवाहित की जा सकती है वो चांदी में, उसके बाद तांबे में, उसके बाद एल्यूमिनियम में और उसके बाद टंगस्टन में प्रवाहित की जा सकती है। लेकिन चांदी का महंगा होने के कारण इसका प्रयोग जो बिजली विभाग है ना उसमें नहीं किया जाता। यानी कि इसके तार, जो बिजली के तार है या अन्य जो इसका प्रयोग है उसमें नहीं किया जाता ज्यादा महंगा होने के कारण, बल्कि तांबे का प्रयोग किया जाता है। तांबे का, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का, इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि इनके जो विद्युत चालकता घटते क्रम में हो गई, चांदी की सबसे ज्यादा हो गई। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, धातुओं से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है कि निम्नलिखित में से धातुओं की जो गुण कंडक्टर होता है कौन सा होता है। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला सवाल है। तो चांदी में सबसे ज्यादा, उसके बाद तांबे में, उसके बाद एल्यूमिनियम में, उसके बाद टंगस्टन में। धातुओं में सीसा यानी कि लेड में सबसे कम या सबसे निम्नतम विद्युत का सुचालक होता है। सबसे निम्नतम या सबसे कम विद्युत का सुचालक होता है सीसा। अगला है धातुएं चमकीली होती है। धातुएं
चमकीली होती है, यानी कि इनमें चमक होती है तथा इन पर पालिश की जा सकती है। तो इनकी जो चमक होती है उसको धातुई चमक कहा जाता है। धातुओं की चमक को धातुई चमक कहा जाता है। धातुएं कठोर होती है, जैसे लोहा कठोर हो गया, सोना चांदी टंगस्टन, ये सब कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन पोटेशियम तथा सोडियम कठोर नहीं होते। लेकिन पोटेशियम तथा सोडियम कठोर नहीं होते। पारा भी कठोर नहीं होता। पारा यानी कि Hg भी कठोर नहीं होता, यानी कि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातुएं कठोर होती है, लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम को छोड़कर। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। धातुएं मजबूत होती है, जैसे लोहा मजबूत होता है, सोना चांदी, ये कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। इनमें उच्च तनन शक्तियां पाई जाती है। इनमें यानी कि हार्डनेस यानी कि कठोरता ज्यादा पाई जाती है। इनमें धातुएं मजबूत होती हैं। धातुएं कमरे के ताप पर, यानी कि जो कमरे का टेम्परेचर होता है, कमरे के ताप पर धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। कमरे के ताप पर ठोस होती है। पारे को छोड़कर आपने थर्मामीटर में पारा देखा होगा। जब फीवर नापते हैं तो पारा अपने आप चढ़ने लगता है थर्मामीटर में, तो वही पारा होता है, यानी कि Hg। पारा क्या होता है? कठोर नहीं होता। लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम भी हार्ड नहीं होते, ये भी मुलायम होते हैं। धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक ऊंचा होता है। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तथा क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, जब कोई तत्व या कोई धातु या किसी ठोस को गर्म करके जो द्रव अवस्था में बदल जाता है, यानी कि कोई ठोस जो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, यानी कि गलनांक कहा जाता है। जैसे टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघलना शुरू हो जाता है। लोहे का 1539 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि लोहा यानी कि आयरन 1539 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू हो जाता है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट वो होता है किसी ठोस को गर्म करने पर जो द्रव अवस्था में बदलता है, उसे गलनांक कहा जाता है। तथा बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जो किसी निश्चित ताप पर कोई चीज पिघलने लगती है, उसे क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक ऊंचे होते हैं, लेकिन पोटेशियम तथा सोडियम को छोड़कर, यानी कि इनके क्वथनांक तथा गलनांक उच्च नहीं होते। जैसे टंगस्टन का क्वथनांक 3500 डिग्री सेल्सियस तथा लोहे का क्वथनांक 1500 जैसे टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस तथा लोहे का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट 1539 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ऊंचा होता है, यानी कि काफी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है इन्हें पिघालने के लिए। धातुएं उच्च घनत्व यानी कि हाई डेंसिटी की होती है। धातुएं उच्च घनत्व यानी कि हाई डेंसिटी की होती है, लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम को छोड़कर, क्यों? क्योंकि सोडियम का डेंसिटी यानी कि घनत्व 0.97 ग्राम पर घन सेंटीमीटर या क्यूब सेंटीमीटर होता है, जबकि पोटेशियम का 0.86 ग्राम पर घन सेंटीमीटर यानी कि क्यूब सेंटीमीटर होता है। यानी कि पानी से भी हल्की होती है सोडियम तथा पोटेशियम। क्यों? क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है, यानी कि ये पानी से यानी कि जल से भी हल्की होती है सोडियम तथा पोटेशियम। क्योंकि अगर इन्हें पानी में डाल दिया जाए तो ये पानी पर तैरने लगती है।
हालांकि ये पानी के साथ क्रिया कर जाती है, लेकिन ये पानी से हल्की होती है, यानी कि इनका घनत्व काफी कम होता है। जबकि धातुओं में सबसे ज्यादा घनत्व पारा यानी कि Hg का होता है। पारा यानी कि Hg का सबसे ज्यादा घनत्व होता है। इसका घनत्व 13.6 ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर होता है। धातुएं बहुत भारी होती है, यानी कि भारी का मतलब है इनका घनत्व ज्यादा होता है, यानी कि घनत्व Hg का घनत्व 13.6 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है, जो काफी अधिक होता है। और धातुएं धावनेज यानी कि अनुनादी होती है, यानी कि धातुएं किसी चीज से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है, शोर उत्पन्न करती है। जैसे लोहा किसी चीज से टकराकर एक ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अगर आपको क्षारीयता तथा अम्लता जाननी है तो हमने एक वीडियो बनाई है, अम्ल तथा क्षार कैसे पहचान होती है, उसे आप देखें। तो धातुओं की प्रकृति, धातुओं के ऑक्साइड जो बनते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। महत्वपूर्ण है ये, मतलब क्वेश्चन कहीं फिर आया हुआ है, लेकिन इसका अपवाद है क्रोमियम ऑक्साइड। इसका अपवाद है क्रोमियम ऑक्साइड। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। और अपवाद क्या है? जैसे एल्यूमिनियम, जिंक तथा लेड के ऑक्साइड उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि ये अम्ल तथा क्षार से क्रिया करके यानी कि इन दोनों से क्रिया कर लेते हैं तथा लवण तथा जल बनाते हैं, यानी कि ये उभयधर्मी होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती है, यानी कि हाइड्रोजन को अलग कर देती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में आया हुआ है, कॉपर यानी कि तांबा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता, लेकिन कॉपर यानी कि तांबा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl के साथ क्रिया नहीं करता। क्वेश्चन आया था कि तांबा निम्नलिखित में से किससे क्रिया नहीं करता, उसमें ऑप्शन में HCl भी था, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन के क्लोराइड के साथ क्रिया नहीं करता। नेक्स्ट है इनकी अभिक्रियाशीलता, यानी कि कितनी जल्दी क्रिया कर लेती है किसी अन्य तत्व से या अन्य धातु से, किस प्रकार क्रिया कर लेती है। तो सबसे जो क्रियाशीलता होती है, जो सबसे ज्यादा अभिक्रिया कर लेती है, किसी से भी क्रिया कर लेती है धातु से, उसमें पोटेशियम, सोडियम तथा कैल्शियम, ये तीनों की क्रियाशीलता इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी भी धातु से रिएक्शन कर लेती है, क्रिया कर लेती है किसी भी धातु से, यानी कि इनकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। जबकि सोना, चांदी, पारा की अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है। जैसे सोना चांदी की क्रियाशीलता सबसे कम होती है, यानी कि सोना तथा चांदी ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, यानी कि इनकी क्रियाशीलता नीचे की ओर घटती जाती है, यानी कि इनकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। और जो नीचे आएंगे तो इनकी क्रियाशीलता कम होती जाती है धातुओं की, यानी पोटेशियम, सोडियम तथा कैल्शियम की अभिक्रियाशीलता यानी कि रिएक्शन करने की प्रकृति वो सबसे ज्यादा होती है, जबकि सोना चांदी की प्रकृति कम होती है, इसलिए वे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जो सबसे हल्की धातु होती है वो लिथियम। कहीं फिर आया हुआ सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की धातु होती है, कौन सा हल्का तत्व होता है, तो लिथियम होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, यह सबसे भारी तत्व या धातु ओस्मियम होता है।
सबसे कठोर धातु प्लेटिनम या सबसे कठोर तत्व प्लेटिनम होता है। कुछ धातु प्रदूषक भी होते हैं जैसे कैडमियम, पारा, लेड, यानी कि अगर इनकी मात्रा शरीर में चल जाए तो ये किडनी यानी कि गुर्दे को डैमेज कर देती है, लीवर को डैमेज कर देती है, यानी कि कई ऐसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिन्हें नष्ट कर देती है ये प्रदूषक। या जैसे कैडमियम, पारा, लेड, ये कैसी होती है? धातु प्रदूषक भी कहा जाता है इन्हें। अब अगला है संक्षारण, कोरोजन। अगला है कोरोजन। अगला है संक्षारण यानी कि कोरोजन। धातुओं को यानी कि मेटल्स को यदि खुली हवा में छोड़ दिया जाए, खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो वे नष्ट होने लगती है, वे नष्ट होने लगती है। क्या प्रभाव होता है? यानी कि एक तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि वायु, यानी कि वायु यानी कि हवा, तथा आर्द्रता यानी कि नमी, इनके प्रभाव के कारण धातुएं नष्ट होने लगती है यानी कि समाप्त होने लगती है। जैसे लोहे में जंग लग जाना, जैसे लोहे में जंग लग जाना। तांबा यानी कि कॉपर में हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है जिससे कॉपर की चमक खत्म हो जाती है, जिससे कॉपर की चमक खत्म हो जाती है। तथा चांदी में, चांदी यानी कि सिल्वर में, चांदी तथा सिल्वर का काला पड़ जाना, काला पड़ जाना। जैसे चांदी की पंजेब या चांदी की पायल काली पड़ जाती है, तो ये सब संक्षारण यानी कि कोरोजन के कारण होता है। कैसे? तो सबसे पहले लोहे में जंग लग जाना, लोहे में जंग लग जाना, जंग का लगना, ये कोरोजन यानी कि संक्षारण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि जो है लोहे में, आयरन में जंग का लग जाना। तो लोहे में जंग का लग जाना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक सबसे पहले तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ये जो खुली हवा में छोड़ने पर धातु नष्ट हो जाती है तो ऑक्सीकरण के कारण होता है या अपचयन के कारण होता है, यानी कि या तो किसी चीज का ऑक्सीकरण हो जाता है या किसी चीज का अपचयन हो जाता है। जैसे लोहे में जंग लग जाता है तो ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। दूसरा, जो लोहे में जो भूरे रंग का जो जंग लगता है उससे लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे का भार बढ़ जाता है। कहीं फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि जंग लगने से लोहे का भार घटता है, बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला, ये जो जंग लगता है यानी कि जो भूरे रंग का जो जंग लगता है वे फेरिक ऑक्साइड तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है। अगर इन दोनों को सम्मिलित किया जाए तो एक लाइन में कहा जाए तो फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड यानी कि जो लोहे में जो जंग लगता है वो फेरिक ऑक्साइड होता है। तो लोहे में जब जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। दूसरा जो जंग लगता है वो फेरिक ऑक्साइड होता है और ये ऑक्सीकरण के कारण होता है। यानी कि अगर लोहे को खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो वायु यानी कि हवा तथा नमी यानी कि आर्द्रता के कारण जंग लग जाता है। अब लोहे को जंग से बचाने के लिए या तो तेल लगा दिया जाता है या पेंट कर दिया जाता है या फिर
जस्ते की एक परत, जस्ते का लेप कर देना, जस्ते यानी कि जस्ते का लेपन यानी कि लेप कर दिया जाता है, जिसे जस्तीकरण या गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है, जिसे जस्तीकरण या गैल्वेनाइजिंग या गैल्वीकरण या यसद लेपन कहा जाता है। जस्ते का लेपन करना कई फेरी एग्जाम में पूछा गया है। और अगला क्रोमियम की परत का चढ़ा देना, क्रोमियम की परत का चढ़ा देना। जैसे स्टील पर अधिकतर जंग नहीं लगा होता क्योंकि उसमें क्रोमियम मिला होता है, इसीलिए लोहे पर जंग से बचाने के लिए उस पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। अब अगला, कॉपर को खुली हवा में छोड़ देने पर, कॉपर यानी कि तांबे को खुली हवा में छोड़ देने पर उस पर हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, यानी कि आर्द्रता जो इसमें वायुमंडल में पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है तांबा तथा कॉपर कार्बोनेट का एक हरे रंग का पदार्थ बनाता है, जिससे कॉपर की चमक खत्म हो जाती है, जिससे तांबे की चमक खत्म हो जाती है, यानी कि कॉपर कार्बोनेट का एक पदार्थ बनाता है जिससे तांबे की चमक खत्म हो जाती है। और कैसे रंग का होता है ये? हरे रंग का होता है, यानी कि वायु तथा आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिससे तांबे की चमक खत्म हो जाती है। अगला है सिल्वर या चांदी। जब सिल्वर खुली हवा में रहती है, चांदी जैसे लेडीज पैरों में चांदी की पंजेब पहन के रखती है तो वह काली पड़ जाती है, मंगलसूत्र चांदी का काला पड़ने लगता है, क्योंकि वायुमंडल से ये जो चांदी होती है ये सल्फर से क्रिया करके चांदी सिल्वर सल्फाइड का एक काला अवक्षेप बनाता है, जिसके कारण चांदी काली पड़ने लगती है। तो इसीलिए जो पैरों में पंजेब हो गई या अन्य चीज हो गई चांदी की, वो काली पड़ने लगती है। तो फ्रेंड्स ये हो गए धातुएं। अब धातुओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो अन्य धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, पारा, इनके बारे में अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाएंगे धातुओं से रिलेटेड। ये जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है वो आपको समझाया गया है। फ्रेंड्स ये आपको वीडियो कैसी लगी आपको हम कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।